चलिए ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ना कि अफगान शासन में बिहार, ठीक है ना, मतलब बिहार में अफगान शासन जो था उस समय के बात हम लोग करेंगे। अच्छा, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 मतलब क्या दरिया खानोहानी को बिहार में प्रशासक यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया। ये पूछ लेता है, ठीक है ना, कि सिकंदर लोदी ने कब दरिया खानोहानी को बिहार का प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया था, तो क्या बतलाएंगे? बोलिए। हेलो। 1495-96 में। हाँ ठीक है। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नूहानी का पुत्र बहार खान नूहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। क्या हुआ कि जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु होता है उसके बाद दरिया खान नूहानी का जो मतलब वो पुत्र है, तब बहार खान नूहानी जिसका नाम था, ये क्या किया मतलब स्वतंत्र सत्ता का घोषणा कर दी। और दूसरी ओर अफगान शासक कौन, महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया, ठीक है ना। तो बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को क्या किया, पराजित कर दिया। तो ये पूछ लेता है कि मतलब घाघरा का युद्ध कब हुआ था, बताइए कब हुआ था? 1529 में। हाँ ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए, इसके बाद है ना कि घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। क्या होता है कि घाघरा के युद्ध के बाद ना बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः किसका उदय होता है, ठीक है, तो ये है अफगानों का उदय होता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे। आगे अब हम लोग देखेंगे शेर शाह सूरी के बारे में, ठीक है ना। तो शेर शाह सूरी का जो जन्म था कब हुआ था, 1586 में हुआ था या 1596 में हुआ था? बोलिए ऋतिक, बोलिए, आप क्यों चुप हैं? म्यूट करके बोल नहीं ना रहे हैं। तो ये 1486 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके पिता का नाम हसन खां था, जो कि सासाराम के जागीरदार थे। ये पूछ लेता है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है, इसको याद रखिएगा। सासाराम। हाँ। आगे देखेंगे कि शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था, ये भी पूछता है ना, पूछा भी है बीपीएससी में भी। बहार खान नूहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब पूछ लेता है। मतलब ये भी पूछता है ना कि मतलब किसने उसको फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी, कौन दिया था? बहार खान नूहानी ने। बहार और खान फरीद ने। खां, हाँ, अब फरीद खां किसका नाम था बचपन का? शेर शाह सूरी का। सरदार सूरी का। हाँ ठीक है। शेर खान ने नूहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा लाड मालिका से विवाह मतलब विवाह कर बिहार क्षेत्र को क्या किया, अपने अधीन कर लिया। क्या किया कि शेर खान ने मतलब शेर खान ने नूहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा जो थी औरत का नाम लॉर्ड मलिका से क्या किया, शादी किया और बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद में मोहम्मद शाह की विधवा जो दुद्दू बेगम थी, इससे विवाह कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए, शेर खान ने 1534 ईस्वी में कहाँ का लड़ाई लड़ा था, बंगाल से, मतलब क्या बोलते हैं, सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को क्या किया, पराजित कर उस पर क्या पराजित किया, किया। अधिकार कर लिया। तो ये पूछा जा सकता है कि कब सूरजगढ़ की लड़ाई हुआ था, तो ये 1534 में। 1534। हाँ। शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक रूप देगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मतलब क्या बोलते हैं, शेर खान ने हुमायूं को कौन सा प्रस्ताव दिया था, उसमें क्या बोला था, क्या क्या बोला था? वही कि मतलब उसने बंगाल का अधिकार दे दिया तो उसको क्या देगा, बिहार को समर्पित कर देगा और कितना लाख दिनार देगा, 10 लाख। 10 लाख। जी। ठीक है। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। हाँ, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या हुआ। ठीक है। तो 1539 में चौसा के युद्ध में क्या किया, हुमायूं को पराजित कर उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। 1540 में कनौज, जिसको क्या किस युद्ध के नाम से जानते हैं, एक और कुछ बोलते हैं ना, बिलग्राम, कनौज के युद्ध। बिलग्राम से। हाँ। हाँ, कनौज या बिलग्राम एक ही होता है, एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखिएगा। तो ये क्या किया ना कि हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में क्या किया, सूर वंश की स्थापना की। तो आपसे पूछा जा सकता है
ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब देखिए 1541 में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को किसका राजधानी बनाया, बताइए। पाटलिपुत्र से बिहार, पटना सर। हाँ तो मतलब बिहार की राजधानी बनाया, जी। ठीक है ना, यही पूछना चाह रहे थे। इसका वर्णन ना अब्दुल्लाह के तारीख ए दाऊदी में मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मतलब तारीख ए दाऊदी किसका रचना है, द अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के, कि पूरा बुके का नाम है, कोई बताएगा सोनी मैम। अब्दुल्लाह के तारीख ए दाऊदी पूरा उसी का नाम दिया है, ठीक है। शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन और 1544 में मारवाड़ पर विजय किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि शेर शाह ने 1543 में कहाँ विजय किया, रायसीन या मारवाड़। रायसीन में। नहीं 1543 में पूछ रहे हैं, 1500, हाँ तो हाँ सही है, 1543 में रायसीन हो जाएगा, लेकिन मारवाड़ पूछेगा तो वो कब हो जाएगा। 1544। हाँ ठीक है। उसी 1545 मतलब ये क्या है, 1544 हो गया ये, और 1545 में कलिंजर अभियान में गोला फटने से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये पूछ लेता है कि कलिंजर अभियान कब हुआ था, बताइए। 1545 में। 45 में। कैसे उसका मृत्यु हो गया था, ये भी बता दीजिए। गोला फटने के कारण। हाँ ठीक है। शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा क्या किया, मकबरा का निर्माण करवाया, और शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र, जिसका क्या नाम था, इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। और कृत्रिम झील के मध्य स्थित इस इमारत के आकार में कितने कोड़िया है, अष्टकोणीय है कि षटकोणीय, अष्टकोणीय है, मतलब अष्टकोणीय। हाँ, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है ना। ये पूछ लेता है शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है, ठीक है ना। शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया, और ये भी पूछ लेगा कि रोहतास किला कहाँ है, बिहार। हाँ ठीक है। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया गया था, और बाद में इसे अकबर ने क्या किया, अपनाया। तो ये भी पूछ लेता है कि जब्ती प्रणाली मतलब किसके द्वारा चलाया गया था, ये जो बाद में अकबर के द्वारा। हाँ, तो बाद में इसको कौन अपना लिया था, अकबर। अकबर। हाँ, शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, और उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में क्या किया, व्यापक सुधार किया, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेर शाह का जो मतलब शासन था किस प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, बताइए तो। जैसे बिहार में सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार को जानते हैं ना, तो सुशासन कैसे, मतलब अच्छा काम किए, अच्छा शासन किए तभी ना। तो उसी तरह से क्या है, यहाँ शेर शाह का शासन क्या था, सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए क्या था, प्रसिद्ध था, ठीक है ना। शेर शाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे दाम प्रचलित करवाया, ठीक है ना। शेर शाह ने क्या किया, शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलित करवाया। शेर शाह के बाद ना उसका पुत्र, पुत्र का क्या नाम था बताइए तो, जो इस्लाम शाह का उपाधि किया था ना, गद्दी पे बैठा था, लेकिन उसका नाम क्या था, नाम तो कुछ और था, जलाल खां नाम था, ठीक है ना। वही जलाल खां क्या किया, इस्लाम शाह की उपाधि धारण करके और गद्दी पे मतलब बैठा था, ठीक है। बाद में सूरवंश 3 भागों में बट गया। 1555 में मंछीबार और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने क्या किया कि सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का अंत कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, किस वंश के बारे में पढ़ रहे थे, तो शेर शाह सूरी, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना कि दिल्ली पर कौन सा बिहारी शासक राज किया था, बताइए, कोई टाइप कीजिए सुजीत सर। शेर शाह सूरी सर। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हम लोग अब हम लोग देखेंगे ना चेरो वंश के बारे में, ठीक है ना। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राज्यों का उदय हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मतलब जो पाल वंश था ना, तो उसके पतन के पश्चात बिहार में के क्षेत्र में कौन से राज्यों का उदय हुआ, मतलब क्या बोलते हैं, स्थानीय राज्यों का उदय हुआ, है ना। और उन्हीं राज्यों में से एक प्रमुख राज्य कौन था, चेरो का था, ठीक है ना। चेरो का राज्य
का क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू तथा वाराणसी क्षेत्र था। देखिए एक दिन हम आप लोग से बता रहे थे ना हथुआ के राजा के बारे में, तो वहां मतलब नहीं बोले थे कि आया था कि शाहाबाद का भी क्षेत्र पड़ता था। तो देखिए ये का लिखा है कि चेरो मतलब जो था ना, तो राज्य का क्षेत्र शाहाबाद में भी था, सारण में भी था, मुजफ्फरपुर में था, पलामू तथा वाराणसी का क्षेत्र में था। तो ये जो चेरो वाला भी था ना, तो मतलब इतने जगह इसका शासन था। ठीक है ना। चेरो वंश की स्थापना जो है ना 12वीं सदी में हुई है। आपसे पूछा जाएगा कि चेरो वंश का स्थापना कब हुआ था, कौन सा सदी में, 13वीं 12वीं, कब? 12वीं शताब्दी में। अच्छा, तो चेरो राज्य के क्षेत्र में कौन कौन सा आता था जगह, बताइए तो। हम्म, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू तथा वाराणसी। पलामू किधर है वर्तमान में, झार बताइए। झारखंड में सर। झारखंड में। हाँ बिल्कुल। तो चेरो राज्य का क्षेत्र में शाहाबाद आएगा। ठीक है ना। सारण है, मुजफ्फरपुर है, पलामू है, वाराणसी है। और चेरो वंश की स्थापना ये तो बता दिए कि 12वीं सदी में। ठीक है। चेरो वंश का मुख्यालय जो है ना बिहिया भोजपुर में है। बिहिया भोजपुर आरा वाला। ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। 1607 ईस्वी में चेरो एवं उज्जैन के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी। ठीक है ना। क्या हुआ था कि 1607 में चेरो एवं किसके बीच, उज्जैन के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी, जिसमें चेरो की जीत हुई थी। और इस वंश का प्रमुख शासक कौन था, मेदिनी राय था, जो कि कब 1658 से 1674 था। तो आपसे 74 में। पूछा जाएगा। हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि जो महत्वपूर्ण लड़ाई हुआ था 1607 में, तो किसके किसके बीच हुआ था, बताइए। चेरो और उज्जैन के बीच। हाँ ठीक है। तो उस बताइएगा, तो उस वंश का प्रमुख शासक कौन था, क्या नाम था? मेदिनी राय चेरो। था। हाँ ठीक है। मुगलों के प्रभाव के इस वंश का धीरे धीरे पतन हो गया। ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे मुगल काल के बारे में, जो बिहार के टाइम में ये कर रहे थे। शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर वंश का सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 56 में मुगल राज्य को पुनः क्या स्थापना हो गई। क्या हुआ था कि शेरशाह की मृत्यु के बाद ना कुछ वर्षों तक कौन सा वंश का सत्ता मतलब सत्ता में था, तो सूर वंश का था। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि 1555 से 56 में मुगल राज्य क्या हुआ, पुनः स्थापना हो गई। अच्छा बताइए, अपना सबसे ज्यादा इस देश पे कौन लोग राज्य किए हैं सबसे ज्यादा, मतलब ये जो था ना ये मुगल उगल, इसमें जो भी था इसमें सबसे ज्यादा वही ना रहा, मुगले ने किया है। जी। मुगल ही सबसे ज्यादा किया है। ठीक है। तो एक चीज है, दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः जो स्थापना के समय बिहार में किसके नेतृत्व में अफगान राज्य का गठन हुआ, तो क्या बतलाएंगे, कौन सा नेतृत्व उसको कर रहा था? ताज खान करानी। हाँ ठीक है बिल्कुल। अब हम लोग देखेंगे ना कि अकबर के समय में बिहार, ठीक है ना, तो ताज खां काराकानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका क्या किया, विरोध कर दिया। ठीक है ना। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। कब, 1576 में। और उसने पटना को क्या किया, जीत लिया, और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। क्या हुआ कि ताज खां काराकानी ने मतलब करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र जो था दाऊद खां करारानी इसका क्या किया, विरोध किया। तब विरोध किया था अकबर, क्या किया, उसे दंडित करने लिए स्वयं उस पर क्या किया, धावा बोल दिया। कब, 1576 में। और उसने क्या किया कि पटना को जीत लिया। और जब पटना को जीत लिया तो क्या हुआ, दाऊद खां को पटना छोड़कर क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम मतलब क्या अफगान शासक सिद्ध हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दाऊद बिहार का मतलब अंतिम अफगान शासक कौन था, मतलब सिद्ध हुआ, यही दाऊद खां के दाऊद बारे में खान पूछ रहे थे। करानी। ठीक है। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। बिहार को किसका दर्जा दिया गया 1580 में, और किसके द्वारा दिया गया, मुगलों के द्वारा सूबा और प्रांत में।
अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा मुनीम खां को मतलब बिहार का गवर्नर बनाया गया, तो क्या बताएंगे? अकबर, अकबर। ठीक है ना। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति 1587 से 1594 ईस्वी बनाया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजा मान सिंह को बिहार का क्या चीज बनाया गया था और किसने बनाया था? बोलिए। हाँ, प्रांतपति बनाया गया था और अकबर के द्वारा बनाया गया था। कब? 1587 से 1594 ईस्वी। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत हो गया था। ठीक है ना। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके समय में रोहतास का को बिहार का राजधानी बनाया गया था? बोलिए। मुगल के टाइम, मानसिंह के समय। हाँ, ठीक है, ये मान सिंह के समय है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे ना जहांगीर के समय में, मतलब बिहार के बारे में दिया है फैक्ट। देखिए, जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित था। ये अभी छोटा नागपुर किधर पड़ता है, मतलब किस एरिया के तरफ? वो झारखंड साइड वाला पड़ता है ना उधर। ये हाँ, झारखंड में पड़ता है। हाँ, तो इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त था। ठीक है ना। उस समय क्या था कि मतलब मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त था। बिहार में अभी सोना सबसे ज्यादा मतलब किधर मिलता है? बिहार में सोना मिलता किधर है? जमुई में। ठीक है, आगे देखेंगे कि जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का क्या प्रांतपति बनाया और इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दे दिया जाने लगा। ठीक है, देखिए अब आगे हम लोग देखेंगे औरंगजेब के समय के बिहार के बारे में। तो औरंगजेब से रिलेटेड जो है बात उससे उसमें देखेंगे। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का क्या बनाया? प्रांतपति, सूबेदार नियुक्त किया। अजीम को पटना का नाम अजीमाबाद उसका क्या सौंदर्यीकरण कराया। अच्छा ये बताइए, पटना का एक नाम अजीमाबाद भी है, जानते हैं ना आप लोग, याद रखिएगा। तो अजीम ने पटना का ही नाम क्या है? अजीमाबाद, और उसका सौंदर्यीकरण कराया था। तो इसी के नाम पे उसको रख दिया गया था। ठीक है, अब देखिए इस पटना का नाम एक आई थिंक हमको लगता है कुसुमपुर भी है। ठीक है ना, एक पटना, पाटलिपुत्रा, अजीमाबाद, शायद कुसुमपुर है। और भी होगा तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, जो हम वीडियो उस पे डालते हैं ना यूट्यूब पे, तो वहां देखिएगा क्या करते हैं कि कमेंट में हम बहुत सारा चीज लिखते हैं, मतलब बाद में, तो उसको कमेंट को पढ़ा कीजिए। जितना हमसे मिस्टेक होता है या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होता है तो वहां सर्च कर करके हम ऐड कर देते हैं। तो वहां आप लोग उसको कमेंट को पढ़ा कीजिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सौंदर्यीकरण का काम जो करवाया था वो कौन करवाया था, जिसके नाम पे ही पटना का नाम पड़ गया था? अजीम बोलिए जी। करवाया था ना। हाँ हाँ, बिल्कुल, और उसी के नाम पे अजीमाबाद बनता। ठीक है, उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। ये पूछता है, ठीक है ना, ये पूछता है, पूछा भी है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर मुगल काल के कौन ऐसा शासक था जो पटना में अपना औपचारिक रूप से राज्याभिषेक करवाया था फर्रुखसियर और कब? करवाया था हाँ 1713 में। हाँ, 1713 में। ठीक है, वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। और ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत जो राज्याभिषेक है ना 1761 में पटना में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। तो पहला किसका हुआ था? फर्रुखसियर का। कब? फारूकसियर 1700, का 1713, हाँ फिर 1713 विधिवत में। शाह आलम द्वितीय 1761 में। हाँ, तो इसको याद रखिएगा। तो इसमें एक और भी पूछ लेगा कि विधिवत रूप से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा विधिवत रूप से? शाह आलम विधिवत द्वितीय। रूप, हाँ बिल्कुल। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद कमजोर होती, ठीक है ना, और मुगल सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। ठीक है, मुर्शिद कुली खान 17 से 1727 तक बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। ठीक है ना। अच्छा बताइएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कब अलग हुआ था उड़ीसा बिहार ये सब, एक बार बोल दीजिए कोई। 36 में हुआ था 36 में सर। बिहार और उड़ीसा। सब बिहार ऑर्डर उड़ीसा। बताइए कोई। उन्नीस सौ सब छत्तीस ऑर्डर में बताइए, बिहार तो उड़ीसा अलग हुआ सर। और 1912 बंगाल में हुआ उंगाल था से पूरा बंगाल से बताइए। उड़ीसा। हम्म 12 में हुआ था ना, तो बिहार और उड़ीसा एक साइड था और पश्चिम बंगाल था वो अलग था।
तो 1912 में हुआ, और फिर उसके बाद जी 36 में हुआ, तो फिर बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया। सबसे और फिर लास्ट में कौन अलग हुआ? 2000 में झारखंड और बिहार अलग हो गया। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि अच्छा ये बता दीजिए कि बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा कौन रहा था, किसको बनाया गया था? मुर्शिद कुली खां मुर्शीद कुली खां 1717 से 27 तक। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद में ना सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना, ठीक है, और सुजाउद्दीन ने 1733 में बिहार को बंगाल में क्या किया, मिला लिया। और उसने 1733 ईस्वी में किसको बिहार को उप सूबेदार नियुक्त किया था, उसका क्या नाम था बताइए? अलीवर्दी खां, अलीवर्दी हाँ खां को उप हाँ सूबेदार अलीवर्दी, नियुक्त किया था। हाँ ठीक है। 1739 में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना था, ठीक है ना, लेकिन बंगाल को मिलाया कब था, 33 मतलब में बंगाल में मिला लिया था, बिहार को बिहार को बंगाल में मिला लिया बंगाल था मिलाया था 1733 में। 33 में। हाँ ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध, तो गिरिया के युद्ध कब हुआ था बताइए? 40 में 1740 या 39? 1740 हाँ 40 ये में। पूछ, हाँ ठीक है, हम पूछ रहे थे। गिरिया का युद्ध इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या हुआ था कि अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। तो ये भी पूछ लेता है कि मतलब इसमें किसको पराजित किया था गिरिया के युद्ध में, तो क्या बतलाएंगे, बोलिए? अलीवर्दी खां सरफराज खां को हरा दिया था। हाँ बिल्कुल। अब देखेंगे हम लोग कि उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद की अस्थाई मतलब बना दिया। क्या हुआ कि उसने मुगल सम्राट को कितना रुपया दिया था, 2 करोड़, और दे 2 करके करोड़ क्या किया, दिया अपने था। पद को अस्थाई बना दिया। जैसे कोई नौकरी के लिए पैसा देता है परमानेंट हो जाता है, तो एक तरह से समझिए ही सम्राट बनने के लिए दे दिया था, ठीक है ना। ठीक है। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु में मतलब तक बिहार और बंगाल या मोर्चा के क्षेत्र का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा, ठीक है ना, मतलब इसकी मृत्यु तक क्या था, प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे सिख धर्म और बिहार के बारे में। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे बताइए, संस्थापक पूछेंगे तो? गुरु नानक गुरु जी। नानक देव। सर हाँ बिल्कुल। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हुए थे, 10, 20, 30? 10 दस 10 गो सर 10 गो। हाँ, तो इन 10 सिख गुरुओं में मतलब आपसे पूछा जाएगा तो 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। हाँ, तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा उलट देते हैं, अगर पूछेंगे कि इस 10 गुरुओं में से किस किस गुरु का संबंध बिहार से था, अब बता दीजिए 3 लोगों का था सर। कौन गुरु कौन, बोलिए? नानक प्रथम थे और द्वितीय में गुरु तेग बहादुर और तीसरा थे गुरु गोविंद सिंह। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, इन लोगों का क्या था, बिहार से संबंध था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि गुरु नानक ने बिहार में मतलब कहाँ कहाँ की यात्रा की थी। जैसे बिहार तो बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, तो यहाँ के मतलब यात्रा किए थे। वे बिहार का भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु थे। क्वेश्चन जब बनाएगा ना तो ये भी पूछ लेगा कि कौन इनमें से बिहार को भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु थे, तो क्या बतलाएंगे, गुरु क्या नाम नानक था जी। उनका? गुरु नानक। कहाँ कहाँ भ्रमण किए थे ये भी बोल दीजिए। गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर। हाँ बिल्कुल। सिख धर्म के 9वें गुरु जिनका नाम था तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी, पत्नी का क्या नाम था, जिनका गुजरी नाम गुजरी देवी, किनके मम्मी का नाम है ये गुजरी देवी? गुरु गोविंद सिंह ये की माँ गुरु का नाम गोविंद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मतलब वो मतलब माँ बनने वाली थी ना, इसीलिए इनको छोड़ दिए थे। तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे, और यहाँ वे अपनी पत्नी जिनका नाम गुजरी देवी को क्या किए, छोड़ दिए, मतलब छोड़ गए थे, जो माँ बनने वाली थी। और यही पटना में गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ, जन्म हुआ। जन्म हुआ। सिख धर्म के हाँ 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 को हुआ। गुरु गोविंद सिंह
1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने और 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ, तो क्या बतलाएंगे? 1666। 1666 पटना हुआ सर। हाँ, ये छोटा डेट पूछता, अगर पूछ लेगा तो 26 दिसंबर 1666 को हुआ। 1666। हाँ, और वो 10वें गुरु कब बनते हैं? 1675 की 76? 75 में सर। 76। 76 में। 1676 में 10वें गुरु बनेंगे और खालसा पंथ का स्थापना कब करेंगे? 1699। 1699 में। बहुत बढ़िया। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है और इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था और इसे श्री पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, है मेरे बगल में लेकिन कभी गए नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ, बिहार का जो हम लोग मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ रहे थे, ये हो गया समाप्त। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कौन, बिहार का मतलब आधुनिक इतिहास के बारे में। ठीक है ना, तो इसको